नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनाया फैसला। मामले पर सर्वसहमति से फैसला सुनाया गया। चुनावी बॉन्ड पर बेंच के 4 जजों की एक राय, फैसलों को लेकर सभी जजों की एक ही राय। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जस्टिस संजीव खन्ना के थोड़े अलग विचार, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, तो ऐसा बताया गया है। और जस्टिस संजीव खन्ना को थोड़े अलग विचार उनके यहाँ देखने को मिले और उन्होंने कहा है कि सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। तो चुनावी बॉन्ड पर बेंच के 4 जजों की एक ही राय देखने को मिली है और इसको लेकर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है जब मामले पर सर्वसहमति से फैसला सुनाया गया है। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और मामले पर सर्वसहमति से फैसला सुनाया गया है। तो चुनावी बॉन्ड पर बेंच के 4 जजों की एक ही राय देखने को मिली है। फैसलों को लेकर सभी जजों की एक ही राय सीजेआई की ओर से कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना के थोड़े अलग विचार और सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, ऐसा जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से कहा गया है कि सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला सुना दिया है और चुनावी बॉन्ड पर बेंच के 4 जजों की एक ही राय देखने को मिली है और मामले पर सर्वसहमति से फैसला सुनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला सुना दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह से चुनावी युगल भी बचा हुआ है, लगातार कहीं न कहीं जो फैसले से जो किसानों की बात कर लें या अन्य की बात कर लें, तो उसको लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि जिस तरह से ये समस्या खड़ी हो रही है, किसानों को लेकर सबसे बड़ा समस्या खड़ी होती है, क्योंकि ऐसे में कई फैसले आए थे। चुनावी का समय है और किसानों के हित की बात कही थी कि किसी भी तरह से किसानों का जो हक है वो दिया जाए, ना कि किसी, क्योंकि इस आक्रोश जो धरना प्रदर्शन से काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई लोगों को दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो चारों देश के जो जज हैं उन्होंने एक ही फैसला सुनाया इसमें। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपना जो सरकार है उसमें कोई संज्ञान लेगी और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो काफी कुछ सही आया, क्योंकि जनता के इसका फैसला है और जनता ही चुनावी मुद्दों में नजर आते हैं और जनता जो चाहती है वही होता है। जी, और जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से कहा गया है कि सरकार से पूछताछ करना जनता का कर्तव्य है। उनके थोड़े अलग विचार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जनता जब सरकार चुनती है तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि जनता की सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता ने लगातार अपने चाहे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे बड़ी सरकार दोनों बन तैयार होती है, तो ऐसे में जो नेता वादा करते हैं, जो वचन देते हैं, जो अपने एडमिशन में पास करते हैं कि हम ये करेंगे, तो लेकिन जब चुनाव आता है तो वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई वादा नहीं होता। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जनता की जो राय है, जनता के जो विचार है, उस पर क्यों नहीं सरकार संज्ञान लेती है। और ऐसे समय पे ही जनता रोड पर आती है अपने अधिकार मांगने के लिए, क्योंकि बाकी समय में नहीं आती है। जी, तो कोर्ट की ओर से और क्या सरकार के लिए आदेश दिए गए हैं और जनता के लिए क्या हिदायत दी गई है? देखिए, जनता के लिए भी कि जिस तरह से अगर बात करें तो जो आंदोलन चल रहा है इस समय किसानों का, तो इसमें काफी कुछ नुकसान हो रहा है। लोगों को आने जाने की समस्या काफी झेलनी पड़ रही है, कई जगह लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। तो जनता को भी यहाँ क्या है कि आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कीजिए और सरकार से भी अपील है कि वो उनसे बात करें, उनके फैसले के लिए जो है गठित बनाया जाए, टीम बनाई जाए, जल्द से जल्द ये जो समस्या है ये समाप्त हो। क्योंकि किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं कई ऐसी मांगे हैं जो उनके हक की है, जो सरकार देखती है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन किया था तो उस समय भी सरकार ने बात मानी थी, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ बीच में अटका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं जो खड़ी होती है, रोजगार की बात कर लें, लोगों को ऑफिस आने जाने की समस्याएं खड़ी हो जाती है। ऐसे में जो कोर्ट चल रहे हैं, क्योंकि भारत की कोर्ट संविधान वहीं सब होता है, वहीं से, लेकिन वकीलों को आने जाने की बात इसमें कही गई थी। वकीलों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को ड्यूटी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, वो सारे इसमें समस्या खड़ी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह जजों ने फैसला लिया है, तो सरकार और किसान दोनों एक साथ बैठकर जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो, जल सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, शिक्षा हो या फिर समाज को समावेशी बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। हमने उनको जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कानून बनाकर हमने भारत की महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया है। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी और सैचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन की अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुंचे। गवर्नेंस के इस मॉडल में भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता को प्राथमिकता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरण है। आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। लोगों की ये डिजिटल आइडेंटिटी, उनके बैंक्स, उनके मोबाइल सब इंटरकनेक्टेड है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम डेवलप किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। इस सिस्टम की मदद से हमने बीते 10 साल में $400 बिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा करके हमने करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। हमने देश के $33 बिलियन से ज्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है।
और किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। और इसी बीच टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले ट्रक चालक भी समस्याओं से काफी परेशान है। सुनिए क्या कुछ कहा है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर बॉर्डर से गुजरने वाले लोग हों। हर किसी को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच हम पहुंचे हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं और टिकरी बॉर्डर पर कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो दिल्ली से बॉर्डर पार करने के तैयारी में थे, लेकिन यहां पर उन्हें रोक लिया गया और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से यहीं पर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्या क्या उन लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है और कहाँ से आए थे भाई साहब आप? हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दिल्ली से आए थे खाली करके। कहाँ जा रहे थे? भरने जा रहे थे सर। तो आप यहाँ पे आपको रोका गया है, कितने समय से आप रुके पड़े हैं, क्या समस्या आ रही है? 4 दिन हो गए सर। 4 दिन से इधर ही खड़े हैं, ना नहाना है ना धोना है, सारी परेशानी है। लेटरिन बाथरूम कोई सब परेशानी, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। खाने में जाते हैं सारा वो बोलता है तुम्हारा ठेका ले रखा है खाने का, ऐसे बोलता है वो। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जब आपको यहाँ रोका गया तो कुछ बताया गया होगा कुछ या नहीं? कुछ नहीं बताया, गाड़ी साइड लगा के चाबी छीन ली हमसे, चाबी छीन ली, कुछ नहीं बोला क्यों रोका है क्या नहीं, कुछ भी बता के नहीं दिया, कुछ बता के नहीं दिया। आप कहाँ से आए? अलवर से, राजस्थान से। तो यहाँ से आप किस तरफ जा रहे थे? हम यहाँ जा रहे थे बादरगढ़। तो क्या बोल करके आपको रोका गया, कुछ बताया? हमको तो लोग कहिए कि खाली 2 घंटा गाड़ी खड़ी कर दो बस, फिर बाद में चल रहे हैं। चाबी छीन ली हमारी गाड़ियों की। अब न तो नहाने की सुविधा है न लैट्रिन की सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है। कितने दिन से आप लोग हैं? 4-5 दिन हो गए आज। तो खाना पीना कोई सुविधा नहीं? सुविधा तो है, जैसी है वैसी नहीं है। बेइज्जती करता है, बेइज्जती, थाली हाथ में छीन लेता है। कोई ठेका ले रखा है कि हम 2 रोटी दूंगा 4 रोटी दूंगा साल ऐसे कहता है ये बात। तो ये ट्रक आपका खुद का या आपका, मतलब यहाँ पे इसमें चलाते थे? हम तो हमारा चक्कर चलेगा तो तनख्वाह है ही नहीं इसमें, तब 2 पैसे बढ़ेंगे बच्चे इनको। तो आपको वो जो मालिक हैं वो आपको कुछ मालिक बोलते फोन नहीं उठा रहे हमारे, मतलब उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं? और सीधे चलते गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। क्लीन एनर्जी का वाहक अब ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके साथ ही ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS की बढ़ी हुई सीटों के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर पूरे ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज को हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश सरकार की चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके यहां पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक उतार चढ़ाव इस मेडिकल कॉलेज ने देखे हैं और हमने तो वह भी दौर देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज, कोई भी अन्य सेंटर नहीं, और वह भी संसाधनों के अभाव से जूझता था। न यहां पे डॉक्टर थे, ना पैरामेडिक्स थे, ना नर्सिंग स्टाफ था, न यहां पे अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक मैन पावर ही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था। मुझे याद है जब 1997-98 में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के ऊपर संकट आया था, तब भी हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे।
एमसीआई ने 1998-99 में एक बार फिर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को एक प्रकार से विड्रॉ कर दिया था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मैं स्वयं दिल्ली लेके गया था और मैंने एक एफिडेविट उनको दिलवाई थी कि हम यहां की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि फैकल्टी भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। और उस समय भी हम एक ही बात कहते थे कि वे फैकल्टी भी देंगे, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है। उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है, वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था, पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, क्यों सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे देखते हैं, अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता है, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हमारे एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस से
पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन एक सफलता मॉडल और उसका केंद्र बिंदु कोई बना था, वह भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर कोई होता था तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलता मॉडल है। यह भी मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक यह कार्य भी हो रहा है, और दूसरा अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि आप लोगों के शहरी क्षेत्र में जो एक स्ट्रीट लाइट है, कोई पीली लाइट होती है, कोई लाल रहती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। क्या यह हो सकता है कि सभी, और ये जो हेलोजन की लाइट होती है बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, कार्बन उत्सर्जन भी होता है, और बेढंगी लाइट होती है। जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस समय हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया था। गोरखपुर से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे, और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।